इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए देश और विदेश की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स को लेकर के। तो आइए नज़र डाल लेते हैं। आज की अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे Su-57 फैलन को लेकर के आई एक महत्वपूर्ण अपडेट से। दोस्तों, आपको याद होगा इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में हमने आपको कहा था कि इस समय रशिया Su-57 पर आधारित एक नेवल वेरिएंट पर काम कर रहा है, जो कि रशिया के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाएगा। और अब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है और माना जा रहा है कि ऑलरेडी रशिया के द्वारा Su-57 फैलन के जो नेवल वेरिएंट्स हैं उन पर काम शुरू कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि यहाँ पर मैंड और ऑप्शनली जो मैंड एयरक्राफ्ट हैं वो दोनों तैयार किए जाएंगे, यानी पायलट तो इनको उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रिमोटली कंट्रोल भी हो सकते हैं, ऐसा पूरी संभावना है। और रशिया इनसे अपने MiG-29 को रिप्लेस करेगा, जो कि रशियन नौसेना की सर्विस में अभी भी कार्यरत हैं। और माना यह जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट काफ़ी एडवांस होंगे, और क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा यूक्रेन में रशिया ने Su-57 का इस्तेमाल किया है बड़े पैमाने पर, इसलिए ये माना जा रहा है कि अब रशिया अपने जो नेवल एयरक्राफ्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से इक्विप करेगा, जैसा कि अमेरिका करना शुरू कर चुका है। और अमेरिका के ही तर्ज में अब रशिया लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट यूनिवर्स की इकलौती सुपर पावर पाकिस्तान को लेकर के आ रही है। दोस्तों, आपको याद होगा मार्च महीने में इसी वर्ष भारतीय वायुसेना के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक एक्सीडेंटल फायर हुआ था, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान में जाकर के गिरी थी। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने जांच के आदेश दिए थे और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में 3 अधिकारियों को दोषी पाया गया और उन्हें सर्विस से निरस्त कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें आपत्ति जताई है। पाकिस्तान का कहना है कि वो भारत के इस एक्शन से संतुष्ट नहीं है और उनका ये भी कहना है कि भारत ने जो जांच करी है वो उचित नहीं है। यानी कि पाकिस्तान यहाँ पर कहना चाहता है कि भारत ने ऐसे ही जो 3 ऑफिसर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया, या उनको कह सकते हैं सर्विस से टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पर पाकिस्तान की ये जो बचकाना हरकतें हैं ये कहीं ना कहीं इनके पूरे के पूरे देश के सिस्टम पे सवाल उठाती हैं। यानी इनका ये मानना है कि भारतीय वायुसेना ने ऐसे ही जांच करके अपने 3 जो आला अधिकारी हैं उनको रिजेक्ट कर दिया, और पाकिस्तान की इस हरकत को कहीं ना कहीं पूरी दुनिया देख करके इन पे हंसती ज़रूर होगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट रशिया को लेकर के है। दोस्तों, रशिया ने आर्मी 2022 में अपनी एक नई स्टेल्दी एयरबोर्न क्रूज मिसाइल जिसका नाम KS-69 है उसको अनवील किया है। रशिया का ये दावा है कि ये जो मिसाइल है ये रशिया के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे दागी जा सकती है। KS-69 को रशिया के Su-30, Su-34, Su-35, Su-57 और MiG-31 जैसे जो एयरक्राफ्ट्स हैं इनसे दागा जा सकता है। यह मिसाइल काफ़ी घातक है और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज से लैस है। इसकी रेंज तकरीबन 290 किलोमीटर के आसपास बताई गई है और ये नेविगेशन के लिए इनर्शियल और सैटेलाइट नेविगेशन का इस्तेमाल करती है। वही फाइनल गाइडेंस के लिए इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। रशिया का ये दावा है कि ये अपने तरह की एक नई मिसाइल है और आने वाले समय में बड़ी संख्या में रशिया अपने इन मिसाइल्स का इस्तेमाल शुरू कर देगा। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि रशिया के पास ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं और उनके पास इसके पहले भी अलग अलग प्रकार की जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनके पूरे के पूरे बेड़े में वो मौजूद हैं। और इस मिसाइल के आने के बाद निस्संदेह उनकी ताकत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। अपनी अगली अपडेट में हम बात करने वाले हैं बोइंग इंडिया के बारे में। बोइंग इंडिया ने कल से लेकर के आज तक में काफ़ी बड़ी अपडेट्स को साझा किया है। कल बोइंग इंडिया के द्वारा ये कहा गया था कि वो इंडियन नेवी की जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक्सीड करते हैं और सारे टेस्ट को उन्होंने पूरा कर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारतीय नौसेना F-18 सुपर हॉर्नेट्स को सेलेक्ट करती है तो ये जहाज़ M120D एमरम्स और M9X साइड वाइंडर्स के साथ इक्विप होकर के आएंगे, जो कि इनकी BVR और विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो भारत के जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मदद करने के लिए तैयार हैं और तकरीबन 3 बिलियन से ज़्यादा की जो राशि है वो 10 वर्षों के समय अवधि में भारत में खर्च करने के लिए भी तैयार हैं, जो कि भारत के एरोस्पेस सेक्टर में होगी। बेसिकली बोइंग ने यह भी कहा कि जो F-18 सुपर हॉर्नेट्स हैं ये जितने भी इंडियन आर्मामेंट्स हैं, फिर चाहे वो मिसाइल्स हों, बॉम्ब्स हों, सबको इंटीग्रेट करने में सक्षम होंगे। यानी भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो स्वदेशी हथियार हैं उनको भी अपने स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बना सकेगा और इसके लिए बोइंग भारत की मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन आर्मी से आ रही है। आपको पता ही है कि इंडियन आर्मी इस समय अग्निपथ स्कीम को लेकर के आगे बढ़ रही है और फ्यूचर के अब जो रिक्रूटमेंट्स होंगे वो अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत ही किए जाएंगे। लेकिन इसी बीच नेपाल से एक चौंकाने वाली खबर आई है।
नेपाल ने अपने जो नेपाली यूथ हैं उनको इंडियन आर्मी में अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत रिक्रूट होने से अभी सस्पेंड कर दिया है। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि नेपाल अपनी अभी जो है अग्निपथ स्कीम को अध्ययन कर रहा है और उसके बाद ही नेपाल फैसला करेगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि परमानेंटली नेपाल ने सस्पेंड किया है। जो कारण बताए जा रहे हैं नेपाल के द्वारा वो अभी ये बताए जा रहे हैं कि अभी वो अग्निपथ स्कीम का अध्ययन कर रहे हैं, इसका क्या स्कोप है, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद अपने फैसले को वो कंफर्म करेंगे। अपनी अगली अपडेट बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में। कल हमने आपको डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में बताया था कि अमेरिका जो अपना नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर है जिसको वेनगैट के नाम से जानते हैं, जो कि बेसिकली एक 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो कि 2030 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इसको लेकर के अमेरिका एक बड़ा फैसला ले सकता है। अमेरिकी एयरफोर्स के आला अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि वो ऑस्ट्रेलियन मेड बोइंग MQ-28 घोस्ट बैट, जिसको पहले लॉयल विंगमैन के नाम से जाना जाता था, उसे नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर फैमिली में शामिल कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि ये जो घोस्ट बैट ड्रोन है ये एनगैट के सिस्टम्स का एक हिस्सा हो सकता है और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए यूएस एयरफोर्स ऑस्ट्रेलिया के साथ संपर्क में है और जो ज़रूरी जानकारी है वो प्राप्त की जा रही है। अमेरिका का प्लान ये है कि वर्ष 2030 तक वो F-22 रैप्टर्स को रिप्लेस कर दें एनगैट से, ताकि जो एयर सुपियोरिटी है पूरे रीजन में वो बनाई जा सके। और इसी तर्ज पे अमेरिका आगे भी बढ़ रहा है। अमेरिका का ये कहना है कि F-22 रैप्टर्स में कुछ कमियां हैं जिनको अब दूर नहीं किया जा सकता, इसलिए इनका रिप्लेस होना ही ठीक है। और इसी प्रोग्राम को लेकर के अब अमेरिका आगे बढ़ रहा है और संभावित है कि 2030 तक F-22 रैप्टर्स को अमेरिकी वायुसेना से विदा करवा दिया जाएगा। अपनी अगली अपडेट बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। दोस्तों, चाइना भी इस समय मिड एयर रिफ्यूलर्स के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और चीन ने पहली बार अपने YU-20 टैंकर एयरक्राफ्ट की जो फोटो है वो सामने रखी है। फोटो में देखा जा सकता है कि ये जो टैंकर एयरक्राफ्ट है ये J-20 माइटी ड्रैगन और J-16 जो कि फाइटर बॉम्बर्स हैं उनको मिड एयर रिफ्यूलिंग दे रहा है। और माना ये जा रहा है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में ये जो टैंकर एयरक्राफ्ट्स हैं इनका निर्माण किया जाएगा। चीन का मकसद ये है कि इन टैंकर्स की सहायता से एयरक्राफ्ट को लंबे समय तक हवा में बनाए रखा जा सके, ताकि वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में जो अमेरिकी बेसेस हैं वहाँ पर रीच को बढ़ाया जा सके। और माना ये जा रहा है कि पहली बार J-20 की भी ये फोटो सामने आई है मिड एयर रिफ्यूलिंग करते हुए और इसे पब्लिक पहली बार किया गया है। YU-20 बेसिकली चीन के इंडिजिनस Y-20 स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ही एक वेरिएंट है जिसका इस्तेमाल बेसिकली मिड एयर रिफ्यूलर्स के तौर पर किया जाएगा। और आने वाले समय में ये दावा किया जाता है कि और संख्या में और बड़ी संख्या में ये जो टैंकर्स हैं इनका निर्माण चीन के द्वारा किया जा सकता है, ताकि एयरक्राफ्ट की जो रीच है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। अपनी अंतिम अपडेट में बात करने वाले हैं राफेल एम के बारे में। 200 डसाल्ट एविएशन का एक डेलीगेशन भारत आ सकता है, जहां पर वो इंडियन नेवी को अपना जो फाइनल प्रस्ताव है राफेल एम को लेकर के वो प्रदर्शित करेंगे। आपको हम बता दें कि F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम की लड़ाई में पहले ही जो राफेल एम का पलड़ा है वो कमज़ोर पड़ता दिख रहा है F-18 सुपर हॉर्नेट की तुलना में। लेकिन एक बार फिर से जो डसाल्ट एविएशन का डेलीगेशन है वो इंडियन नेवी को इस एयरक्राफ्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो समझाने की कोशिश ज़रूर करेगा। आपको बताना चाहेंगे कि राफेल एम की कुछ कमियां हैं जो राफेल एम पर काफ़ी भारी पड़ रही हैं, जैसे कि इसमें विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म का ना होना, इसमें खासकर ट्विन सीट वेरिएंट का ना होना। ये कुछ ऐसी कमियां हैं जो राफेल एम को इस कंपटीशन में भारी पड़ रही हैं और जो बोइंग है वो लगातार इन्हीं कमियों का फ़ायदा उठा रही है। और अब माना जा रहा है कि जब एक बार फाइनल अप्रोच होगी डसाल्ट एविएशन की भारत में, तो शायद डसाल्ट एविएशन भारतीय नौसेना की जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सके। हालांकि डसाल्ट एविएशन ने पूर्व में भारत को यह ऑफर किया था कि अगर आपको ट्विन सीट वेरिएंट ही चाहिए ट्रेनिंग के लिए तो आप एयरफोर्स के वेरिएंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स इसके लिए अलाउ ना करे तो वो खुद अपने जो बी वेरिएंट है राफेल के वो भारत ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं, ताकि पायलट्स को ट्रेन किया जा सके। लेकिन कुल मिलाकर के इंडियन नेवी इतना तामझाम नहीं करना चाहती। इंडियन नेवी सिर्फ एक आंतरिक सलूशन ढूंढ रही है तब तक जब तक कि टेड-BF बन के तैयार नहीं हो जाते। तो देखना लाजमी होगा काफ़ी ज़्यादा कि इनमें से किसको इंडियन नेवी विजेता घोषित करती है। क्या F-18 सुपर हॉर्नेट 26 की संख्या में इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी को ज्वाइन करेंगे या फिर राफेल एम? ये बहुत जल्द हमें पता चलने वाला है।